नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DB लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DB लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। मोदी जी सपनों के सौदागर हैं। अब ये सपने कब जुमले बदल जाते हैं इसकी गारंटी वो नहीं ले सकते हैं, न कभी लेते हैं वो। देखिए, हमारे मित्रों ने जैसा कहा, अब आप सरकार चला रहे हैं, 10 साल से सरकार चला रहे हैं, तो कायदे की बात तो ये होती कि आप 2014 का और 2019 का संकल्प पत्र लेकर के बैठते और कहते कि भाई देखो, हमने ये बातें कही थी, इसमें ये बातें हमने पूरी कर दी है और उसमें से जो बची है उसको अब हम अगर फिर सत्ता में आएंगे, हालांकि वो तो दावा करते हैं कि आएंगे ही आएंगे, तो अगर फिर सत्ता में आएंगे तो उसको पूरा करेंगे, ये बात कहते हैं आप। लेकिन चूंकि जेब में कुछ है नहीं, जैसा हमारे मित्र ने कहा, दिन में मैंने भी यही बात कही थी कि देखिए, चुनाव घोषणा पत्र में 2 तरह की बातें होती हैं भाजपा के खास तौर से। एक है जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का, जिसमें उससे सारे मुद्दे होते हैं, जो आरएसएस का एजेंडा है, उसको आप लगातार बोलते आ रहे हैं जी। उसमें से बहुत सारे आपके जो वायदे थे उसको आपने पूरा किया है। जैसे 370 को हटाया है, 3 तलाक खत्म कर दिया है। अब एक बार इस बार फिर आपने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। एक जो नई बात आई है वो इस घोषणा पत्र में कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब ये भी देखिए, मस्खरापन देखिए, पहले ये लोग कहते थे कॉमन सिविल कोड, अब उसको बदल करके कर दिया इन्होंने कि नहीं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसी का जो उत्तराखंड में ड्राफ्ट वगैरह तैयार हुआ है जी। तो एक तो ये है। उसके अलावा और मंदिर है। अब मंदिर बना तो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, और मंदिर का शिलान्यास करवाया था राजीव गांधी ने, कांग्रेस के जमाने में ताला खुलवाया था राजीव गांधी ने। लेकिन ये बार बार इतना झूठ बोलते हैं, चूंकि मीडिया इनके साथ है, गोदी मीडिया इनके साथ है, लगते हैं कि साहब ये तो रोकवाने में लगे थे, मंदिर बनने से रोक रहे थे, अदालतों में जा रहे थे, अदालतों में अड़ंगेबाजी कर रहे थे। भाई अगर इतिहास नहीं पता तो एक बार फिर से इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन खैर, वो हमारा अभी विषय नहीं है। अभी मैं ये कह रहा था, इस तरह के जो 4-5 मुद्दे हैं, इसको तो आपने कर दिया साहब, ठीक है, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? 370 हट गया, उससे आम हिंदुस्तानी को क्या फायदा हुआ? आम हिंदुस्तानी की बात छोड़ दीजिए, आप तो कहते थे ना कि भाई यहां से लोग जाएंगे, वहां बसेंगे और मुख्यधारा में आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आप कश्मीरी पंडित एक का नाम बता दीजिए जिसको आपने वहां बताया हो 370 हटाने के बाद। अभी इतनी हालत भी नहीं बन पाई कि वहां विधानसभा का चुनाव करा सके आप, लगातार टलते जा रहे हैं। तो एक है 3 तलाक हट गया। 3 तलाक हटने से आम लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला इसके बारे में कोई बात नहीं है। असल बात जो है, दूसरा मुद्दा जो है वो हित का है, जनहित का है, जन समस्याओं का है। उसके बारे में जैसे शुरू में आपने कहा, ये बड़ा बढ़िया जुमला आपने चलाया था कि साहब वो विदेशों में जो काला धन है, कितने लाख करोड़ रुपए है, क्या है सब। अच्छा, इशारा ये होता था कि साहब वो गांधी नेहरू परिवार का होगा या इनके लोगों का होगा, लालू यादव का होगा, फलाना का होगा, इस तरह की बातें चल रही थी जी। तो आपको आज बताना चाहिए था कि हाँ साहब, 10 साल में हमने इतना काला धन इन देशों से लाया और इसमें इन लोगों का है। लेकिन वो आपने बता रहा, आपने उस समय कहा कि साहब काला धन वापस आ जाएगा, तो इतना पैसा आ जाएगा कि उसमें से जो टैक्स पेयर्स हैं उनका तो टैक्स ऐसा ही माफ हो जाएगा और 15-15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच जाएंगे। चलो, उनसे थोड़ा ज्यादा ईमानदार अमित शाह जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो चुनावी जुमला था, चुनाव के समय इस तरह के जुमले उछालते रहते हैं। तो एक बार पहले ही आज ही अमित शाह जी को बता देना चाहिए था कि साहब इसमें से इतनी बातें जुमला है और इतनी बातें जिसमें हमारा कोई कमिटमेंट है, वो भी आपने नहीं बताया। उसी में आपने कहा था, जो पहला हमको जहां तक याद है, जो कृषि से जुड़ा हुआ था, जो पहला संकल्प था, किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। अब जब किसान अपनी एमएसपी मांग रहा है
तो उसको उसकी कीमत दुगनी के बजाय, उसकी आमदनी दुगनी करने के बजाय उस पर आप आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, उसको आप लाठियों से पिटवा रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं जी, तरह तरह से प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। तो एक ये हो गया। फिर जैसे आपने कहा व्यापारियों के बारे में, उन्होंने कहा था कि जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको पेंशन देंगे। किसी एक दुकानदार का नाम बता दीजिए जिसको आपने पेंशन दिया हो अभी तक। तो आज कुछ लाभार्थियों को ला ला के खड़ा कर रहे थे कि साहब देखिए उनको ये मिला, देखिए उनको ये मिला। अच्छी बात है, उनकी एक लाभार्थी ये है, एक जनाधार तैयार किया है उन्होंने अपने ढंग का। तो उसी में से आप ये बताते हैं कि भाई देखिए ये दुकानदार हैं, फला जगह के हैं, इनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई है, तो वो आपने नहीं बताया। इस तरह की तमाम बातें। अब जैसे सीनियर सिटीजन के लिए अभी बात हो रही थी, किसी ने कहा कि आप 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ेंगे। अब आयुष्मान भारत योजना क्या है अभी तक तो किसी को समझ में आया नहीं। कोई हमसे आज तक तो मिला नहीं जिसने कहा कि भैया 5 लाख रुपए का इलाज हमारा मुफ्त हो गया, हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। ऐसा तो नहीं मिला है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे में रियायत मिलती थी, जिसके चलते जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, कभी कुछ तीर्थ करने चले जाते थे, कभी अपने बच्चों से मिलने चले आते थे, कभी कुछ हो जाता था, उनको 50% रियायत जो मिलती थी टिकटों में, उसको आपने छीन लिया, हड़प लिया। कुल मिला के 5-6 हजार करोड़ का मामला होगा पूरे इसका पीरियड का, लेकिन कोरोना के नाम पे आपने उसको छीन लिया। तो सीनियर सिटीजन के साथ आपने ये किया है। इस तरह से लगातार ऐसी ऐसी बातें हैं। मतलब अगर आप गिनना शुरू कर दें तो एक एक मुद्दे पर आ सकता है। लेकिन असल बात वही है, अभी दिक्कत क्या है राजीव जी, कि इनके पास इनको समझ में आ नहीं रहा है कि हम कौन सा मुद्दा ऐसा उछालें, कौन सी ऐसी बातें करें, कौन सा ऐसी घोषणा करें या संकल्प जाहिर करें जिससे 2014 और 2019 का मतदाता हमारे साथ लौट के आ जाए। जी, लंबी चौड़ी हाँकने की बातें तो छोड़ दीजिए, 400 पार होगा। अभी तो पता लगा आज अगर चुनाव हो जाए जो आज के माहौल में, तो 250 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। यही बात मैं बार बार कहता हूं, 2019 में भी ऐसा ही था। अगर पुलवामा नहीं होता, अगर बालाकोट नहीं होता, अब उसके होने पर भी संदेह होता ही है बार बार कि भाई ये क्या चुनावी मकसद था उसके पीछे, कोई मिली भगत थी उसके पीछे, आज तक उसकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई सामने। लेकिन अगर वो नहीं होता तो 250 से ऊपर का आंकड़ा पर नहीं पहुंचने वाला था। तो इसलिए इनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, लगातार इनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो कनफुकवा तंत्र है उसके जरिए तो ये कह रहे हैं कि साहब संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि संविधान बदले बिना ही सारे काम तो अपना लगभग कर चुके हैं जो इनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। आज घोषित सेंसरशिप नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के सारे प्रावधान किसी न किसी बहाने लागू हो रहे हैं। मीडिया पर लागू है, मीडिया पर सेंसरशिप लागू है। अगर आप उनकी भाषा नहीं बोलते हैं तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, आपको किनारे नेपथ में डाल दिया जाएगा, आपकी आवाज दबा दी जाएगी। ये सारी बातें तो हो रही हैं। तो अब असल में अब देखिए, अभी 2-4 दिन पहले दिल्ली के एक सांसद मनोज तिवारी, जिनका अकेले हैं, जिनका टिकट नहीं कटा है इस बार, उनके साथ किसी चैनल पर हम लोग बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि साहब संविधान से क्या सेकुलर शब्द हटना चाहिए? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हटना चाहिए। तो इस तरह की बातें देखिए, मोदी जी कहते हैं कि अंबेडकर जी भी आ जाएंगे तो आज बदल नहीं पाएंगे। चोर से कहते हैं तुम चोरी करो, मनोज तिवारी से कहा जाता है कि तुम ये बोलो, अनंत हेगड़े से कहा था तुम ये बोलो, तेजस्वी सूर्या से कहा था तुम ये बोलो, इधर लल्लू सिंह से कहा जाता तुम ये बोलो, और दूसरी तरफ हमारी बात आएगी तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता, संविधान कैसे बदलेंगे। तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक मन में खुराफात है। लेकिन दूसरा यह भी है कि कोई भरोसा नहीं बन पा रहा है। इनके अंदर के लोग भी बताते हैं कि भाई मुश्किल हो रही है, गिनने में मुश्किल हो रही है, सीटें कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी या कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उसने लोगों में हलचल मचाई है, ये बात सही है। अच्छा, चूंकि उनकी राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, इन सरकारों ने कहीं ना कहीं जो बातें कही थी, जो वायदे किए गए थे, उसमें से बहुतों को पूरा किया और बहुत पूरा करने की प्रक्रिया में है, और वो कहते हैं कि हम पूरा करेंगे। तो एक तो भरोसा उस पर लोगों का टिका है। दूसरा ये कि जो सोशल जस्टिस वाली बात जो छेड़ दी है राहुल गांधी ने, अब भाजपा उसको न निगल पा रही है न उगल पा रही है। बिहार में उनको लोग कहते हैं कि साहब हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, ठीक है, जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो संकल्प पत्र जारी किया है कल, उसमें नहीं है, उसमें तो उसका कोई जिक्र ही नहीं है, सोशल जस्टिस का जिक्र नहीं है। और बिहार में आप देखिए जो भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट देखिएगा तो उसमें जो है सोशल जस्टिस कहीं दिखता ही नहीं है। सारा अधिकतम जो टिकट
सवर्ण समाज के लोगों को दिया हुआ है। तो इस सब के चलते जो एक इनके साथ जो जुड़ा था, मतलब एक जो इनका जो सोशल केमिस्ट्री थी या सोशल इंजीनियरिंग थी कि साहब यादव को छोड़ करके अन्य पिछड़ी जातियां और जाटों चमारों को छोड़ करके अन्य अनुसूचित जातियां, ये बीजेपी के साथ लामबंद हो गई थी। अब उनको लग रहा है कि नहीं भैया, ये तो हमारे खिलाफ है। ये तो हम लोग इस बात को लगातार विभिन्न मंचों से कहते रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं से इनका मन मस्तिष्क जो है, उनकी नीतियां, मनवादी सोच है इनका जो है, वो सोच दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। और अब वो एक मूर्त रूप में, व्यवहारिक रूप में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए वो उस समाज के लोग भी धीरे धीरे इनसे कटते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है, मतलब कि अगर इसी तरह से चलता रहा, कोई बड़ी बात नहीं हो गई जो जिसकी आप कभी भी मतलब उसके इनकार नहीं कर सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया इतनी लंबी है, उस लंबी प्रक्रिया में कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन अगर कुछ अनहोनी नहीं होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इंडिया अलायंस है वो आज की तारीख में बहुत अच्छी बढ़त लेकर के चल रहा है। और एनडीए अलायंस जो है, एनडीए अलायंस तो समझ ही रहे होंगे आप, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडी, तो उनकी हालत पतली है। और जहां जहां जिन राज्यों में उनकी जो बढ़त थी, जहां चरम पर थे, वहीं से उनकी घटत हो रही है और कोई नई जगह ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जहां से उनको कोई बढ़त हासिल हो सके। तो इसलिए अभी तो लगे हुए हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा हो जाए, क्योंकि अब कॉमन सिविल कोड और ये सब सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण, इस सब बातों से कोई बहुत ज्यादा फर्क लोगों की सेहत पे पड़ने वाला नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई महंगाई की बात बताओ, बेरोजगारी की बात बताओ, नौकरियों की बात बताओ। जो 30 लाख नौकरियां, राहुल गांधी इस बात को जो छेड़ चुके हैं, वो बड़ी लोगों में अपील कर रही है कि भाई नए रोजगार को देने की बात छोड़िए, जो रिक्तियां हैं, 30 लाख रिक्तियां हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही, वो कब होगी? जी बिल्कुल, वो अपील कर रही है, युवाओं को खासतौर से वो अपील कर रही है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, अगले चरण में बात होगी, हम जी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आता हूं, अगले चरण में आता हूं। आप बिल्कुल बहुत सारी बातें और क्रमबद्ध तरीके से आप रख भी रहे हैं। सवाल चुनाव का है और चुनाव में मतदाताओं के रुझान का है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, जिस तरह का जन आक्रोश दिखाई दे रहा है सड़कों पे, गांव में, शहरों में, वो तो यही बता रहा है कि अब चला चली की बेला है। लेकिन इस जन आक्रोश को ईवीएम मशीन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की, यानी इंडिया अलायंस के घटक दलों के कार्यकर्ताओं और उनके संगठन पर होगी। क्योंकि जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए, उन्हें दबाने के लिए भी प्रयास होंगे। वो तमाम लोग जा करके लग जाएंगे उस काम में। किसी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, किसी को कहीं और किसी मुकदमे में करेंगे और दबाव बनाएंगे, वो सब तो होगा ही होगा। लेकिन चूंकि ये मास का मामला बन गया है, कोई एक खास गांव या किसी एक खास जाति का नहीं है या खास परिवार का नहीं है, तो इसलिए ये तो जनाक्रोश को बनाए रखना। और दूसरा, जैसे अब संजय सिंह की बात जब आप दिखा रहे थे, तो मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस को भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बता करके देना चाहिए था। हालांकि चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे आरजेडी का है, चाहे समाजवादी पार्टी का है, या बाकी दलों का भी जो अलग अलग जो घोषणा पत्र आए हैं, लगभग मिलते ही जुलते हैं। लेकिन उसी में से छाट करके कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके, मेरे ख्याल से हो सकता है तैयारी चल भी रही हो, 2-4 दिनों के अंदर इनको लाना चाहिए जी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो मैं तो बहुत स्वागत करता इस बात का, अगर मोदी जी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई कमिटेड होती है। और कमिटेड कैसे होती भाई? आज आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी आपकी सरकार है। अजित पवार के लिए आप बोलते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी, मुख्य आरोपी है। आप उसको पार्टी में नहीं लेते, सरकार उसके साथ मिलकर के नहीं बनाते। आप कहते कि ना भैया, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बहुत भाषण देता हूं, तो आपको तो जेल जाना पड़ेगा। और जेल से आइए, जब अदालत छोड़ देगी तो फिर आप आ जाइएगा हमारे कुनबे में। आप अशोक चव्हाण के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, नांदेड़ में जाकर के बोल रहे हैं कि साहब, पूर्व सैनिकों की विधवाओं का रकम डकाने वाले आदर्श सोसाइटी घोटाले का मुख्य आरोपी अशोक चव्हाण हम छोड़ेंगे नहीं। और पता लगा 2 दिन के बाद जो है वो आपकी पार्टी में शामिल, और फिर आप राज्यसभा में भेज रहे हैं। अगर आपने राज्यसभा में नहीं भेजा होता, कहता ठीक है आप पार्टी में आ रहे हैं, आ जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन ईडी अपना काम करेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे। तो हमारे जैसे लोगों की भी आस्था बनती कि हाँ भाई, वाकई यार लगता है कुछ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ हो रहा है,
सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं भेज रहे, लेकिन आपने किसी को भी नहीं किया। जो भी आपके साथ गया, जैसे आज आप बोल रहे थे कि साहब आज भ्रष्टाचारी जेल में है, तो उसके साथ अगर एक वाक्य और बोलते आप कि आज भ्रष्टाचारी या तो जेल में है या भाजपा में है, तो बात समझ में आती, तब तो बात होती। भाई हेमंत बिश्व शर्मा को तो इस देश के गृह मंत्री ने कहा था कि विश्व का सबसे भ्रष्ट नेता है। अब गृह मंत्री के लेवल का आदमी झूठ तो नहीं बोल सकता है। अब प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है, सिंचाई घोटाले का आरोपी अजीत पवार, छोड़ेंगे नहीं। भाई अब प्रधानमंत्री तो झूठ नहीं बोल सकते, उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन ईडी पीडी सीबीआई से सबसे आया होगा जी। अगर आपने झूठ बोला है तो आपको माफी मांगना चाहिए। आपको कहना चाहिए देशवासियों से कि भाइयों बहनों, भोपाल की सभा में मैंने झूठ बोला था, अजीत पवार हरिश्चंद्र का अवतार है, वो भ्रष्ट नहीं है, उस पर गलत आरोप लगाया था मैंने। और आपने देखा होगा पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई थी, जो 25 लोग इनकी पार्टी में जो शामिल हुए हैं, उसमें से 23 लोगों के केसेज या तो रफा दफा कर दिए गए हैं या फिर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए हैं। अब मैं तो एक बार बार जो एक उदाहरण देता हूं, मैं तो मेरा माथा चकरा जाता है कि साहब मुकुल राय जो हैं, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में रहते थे, वो चले गए बीजेपी में, तो उनका नारदा शारदा चिट घोटाला वो ठप हो गया, चला गया कोल्ड स्टोरेज में। वो फिर वापस चले आए टीएमसी में, फिर से केस शुरू हो गया। मतलब ईडी जो है वो देखते रहता है ये बंदा जो है किस पार्टी में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है, जाते ही शुरू हो जाते हैं या फिर इधर आते ही बंद हो जाते हैं। अब ईडी जैसी संस्था का इसको प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि क्या वजह है कि अभी तक उसका जो सक्सेस रेट है वो 0.04% है। मतलब अगर 1000 केस किया होगा ईडी ने, तो उसमें से सिर्फ 4 केसेज में कन्विक्शन हुआ होगा। अब ऐसे ईडी पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, उसको उठा करके आप जेल भेज दे रहे हैं। अब चूंकि देखिए हाल के दिनों में महीनों में काम हुआ है, जो संविधान में बात कर रहा था बार बार, पीएमएलए कानून बना दिया। पहले क्या होता था? पहले होता था कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था, एफआईआर हो गया, ठीक है, वो अपना केस चलेगा, फिर चार्जशीट फाइल होती थी, चार्जशीट के बाद अगर कोई पद पे है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, तो रिजाइन करता था, उसको गिरफ्तार करते थे। अभी क्या है कि आप उठा करके बंद कर दीजिए जेल में। किस लिए बंद किया है भाई? कोई सबूत है नहीं, न तो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ भी मिला है, न मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ मिला है, न संजय सिंह के खिलाफ मिला है, न केजरीवाल के खिलाफ मिला। आप कहते रहिए कि साहब 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और वो घोटाले का पैसा यहां गया वहां गया। अरे कहां गया? कहीं से तो निकला होगा, वो बता दीजिए। और कहां धुनाया गया, कहां पहुंचा, ये बता दीजिए। और जो पैसा आपके खाते में आया, जो दुनिया जान चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट की बलिहारी कर सकते हैं आप, इलेक्टोरल बॉन्ड का, मतलब हमसे किसी ने पूछा कि साहब आप लोग बार बार अडानी अडानी चिल्लाते हैं, लेकिन अडानी की किसी कंपनी ने तो नहीं लिया चंदा जी। अभी 2-4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। गुजरात का एक दलित है जिसके नाम से 11 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। अब वो बता रहा है कि नहीं साहब हमारे पास तो कुछ पैसा वैसा है नहीं। वो जो क्या उसको वेल स्पन अडानी कंपनी के लोग आए थे, उन्होंने कहा था पैसा दिया था, खरीद लिया, तो उनके लिए हमने खरीद लिया। अब फिर कनेक्शन मेरे दिमाग में घूमने लगा कि जब मैं जहां गाजीपुर में रहता हूं, जब आगे बढ़ता हूं इंदिरापुरम के लिए या फिर गाजियाबाद के लिए, तो वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ वेल स्पन कंपनी का, जो नोएडा मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी है जी। जो सूत धागे की कंपनी, जो कपड़ा बिनने की कंपनी, वो कैसे आ गई सड़क निर्माण में। इसी तरह से उत्तराखंड में जो है, जो टनल बनाने का काम था, ठेका तो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को लिया, बाद में पता लगा कि अडानी साहब ने उसको खरीद लिया। अब वो अडानी की ये सब्सिडियरी कंपनी हो गई है। तो ऐसे मतलब जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, समझ मतलब उसमें जाकर रिसर्च करना पड़ जाएगा। और इसी मामले में, केजरीवाल वाले मामले में, शराब नीति घोटाले के मामले में, जो अरबिंदो फार्मा का शरद पी रेड्डी है, उस पर ईडी कार्रवाई होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद वो 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, जिसको 10 दिन के बाद इन्होंने भुना लिया और 1 हफ्ते के बाद उसको जेल से बाहर आ गया, गिरफ्तारी खत्म हो गई। फिर उससे 25 करोड़ रुपए लिया, फिर उसको अप्रूवर बना दिया। तो जिसका पैसा, जो चोर है
जो शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, उससे पैसा आपकी पार्टी ले रही है और लेकर के भुना ले रही है। ये भी होता कि भाई रख लेते, चलो ठीक है यार, मालूम होता रहे भैया ये तो शराब के घोटाले का पैसा है, इसको लेंगे तो हम भी शराब की लिस्ट में आ जाएंगे, शराबखोरों की लिस्ट में आ जाएंगे, तो बात समझ में आती। लेकिन आपने एकदम हड़ाफड़ी फट से उसको ले लिया, भुना लिया। तो जो प्रूवन है, जो भारतीय जनता पार्टी का करप्शन प्रूवन है, उसको आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ रही है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कमिटमेंट है। तो इस पर हंस सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनता अभी धीरे धीरे जानने लगे है। दिल्ली के लोग खासतौर से दिल्ली की सड़कों पे, ऑटो रिक्शा में या कहीं बैठने पर लोग चर्चा करते हैं, साहब पूछते हैं कई बार बात करते समय जब चर्चा जाती है कि केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है। हमने कहा आप बताओ क्यों गिरफ्तार किया है। तो बोला कि लगता है वो गरीबों के लिए काम कर रहा था, महिलाओं के लिए काम कर रहा था, बस में उनको भाड़ा मुफ्त कर दिया, बिजली पानी फ्री कर दिया और बार बार लगातार वो जीत रहा था, इसलिए उनकी आंख में चुभ रहा था, इसलिए उसको बंद कर दिया। हमने कहा लेकिन शराब को घोटाला करा दिया, उसने इतना बढ़ा दिया, एक पर एक शराब फ्री में बांट रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि साहब यूपी में शराब पॉलिसी क्या है, हरियाणा में शराब की पॉलिसी क्या है, राजस्थान में शराब की पॉलिसी क्या, आप एक बार देख तो लो जाकर के। जी। तो लगभग हर जगह तो यही है कि सबसे बड़ी कमाई का जरिया जो है वो आबकारी है, शराब है। शराब के जरिए सभी राज्य सरकारें अपना भर रही है थैला। तो अब उस मामले में लेकिन आज तक एक भी प्रूव नहीं हुआ, एक भी कहीं से भी कुछ बरामदगी हो जाती, कोई तो सबूत मिल जाता कि हाँ भाई इन्होंने पैसा लिया, वो पैसा है कहाँ है। तो वो नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बातें करते हैं नीला पाखंड है। क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी, अभी भी कोई भ्रष्टाचार, अभी देखिए लेटेस्ट है नवीन जिंदल साहब, जिनको कोयला घोटाले का बहुत बड़ा आरोपी आप ही कहते हुए थकते नहीं थे, मोदी जी बोलते थे, उनकी पार्टी के लोग बोलते थे, और वो अब भाजपा में आ गए, उसके टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज अगर देखिएगा कि भाजपा का पूरी तरह से करप्ट कांग्रेसीकरण हो गया है। जो कांग्रेस के तथाकथित करप्ट लोग हैं, जिनको भाजपा के लोग करप्ट मानते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री बने हैं, ये सारे लोग। तो इन सबों को रख करके आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई की बात नहीं कर सकते हैं, और ये बातें जनता जान चुकी है। जनता के जो मुख्य इश्यूज हैं, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, हर मुद्दे पे आप फेल कर रहे हैं। आप सोचिए कि यही आदमी कहते थे कि साहब हमारा रुपया जो है वो आईसीयू में करा रहा है, अब भैया आज तो वेंटिलेटर पे चला गया है। जब 50-60 रुपए के $1 में बिकता था जी, उस समय आप ये बातें कहते थे, आज तो 84 रुपए का हो गया है, 84 रुपए का $1 मिल रहा है। तो उसकी हैसियत क्या हो गई है। आप बोल रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था कर देंगे दुनिया की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। कर्ज की अर्थव्यवस्था, ये बताना चाहिए कि हम कर्ज की अर्थव्यवस्था पे जी रहे हैं। गालिब साहब का शेर है ना कि मुफ्त की पीते थे हम, कहते थे एक दिन रंग लाएगी हम एक दिन है। तो अब उस तरह की बात आप सोचिए, हम जिस देश के जीडीपी का 1.5 गुना विदेशी ऋण से दबा हुआ हो जो देश, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि बहुत आर्थिक प्रगति हुई, बहुत ये हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं राजीव जी, कहीं ना कहीं जनता के बीच में अब इस पर चर्चा होने लगी। पहले तो है नहीं होती थी, 2019 वगैरह में होता था तो अरे भाई मोदी जी नहीं रहेंगे तो बचेगा कैसे, देश बचेगा, देखिए उन्होंने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, ये किया वो किया। अब अगर उन सब बातों का जिक्र करते हैं कि भैया सब ठीक है यार, 10 साल तो हो गया, अब आप तो बताओ ना कि हमारी महंगाई का क्या है, रसोई गैस क्या है, पेट्रोल डीजल क्या है, चीनी का भाव क्या है, सोने का भाव क्या है। बाकी बेटी की शादी करनी होगी, अभी लगन शुरू होने वाला है, अब 73,000-74,000 रुपए के भाव पे सोना जा रहा है, गरीब कैसे अपनी बेटी का ब्याह करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों अब सवाल करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं ये बातें इस बार 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक रिफ्लेक्शन होगा इसका, ईवीएम मशीनों तक जाएगा। लेकिन विपक्ष को किसी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस या इस तरह के कॉन्फिडेंस में नहीं रहना होगा। अगर उनको लड़ना है तो लगातार वो इस टेम्पो जो बनाया हुआ है राहुल गांधी ने, अखिलेश ने या तेजस्वी यादव ने, इस टेम्पो को बनाया। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।